बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर बहुत अहम है क्योंकि आज मैं आपको आंसर शीट के फ्रंट शीट, बैक शीट और अंदर जहां रोल नंबर लिखना होता है उसकी फिलिंग का तरीक़ाकार बताऊंगी। तो आज के लेक्चर को शुरू से आखिर तक बहुत गौर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको एकदम से ये शीट, आंसर शीट जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में ही नज़र आएगी। तो उसको पूरा एग्जैक्ट किस तरह से गलती के बगैर आपने फिल करना है उसे आप ठीक से इस लेक्चर में समझ लीजिए। तो बजाय इसके कि आप डायरेक्ट आंसर शीट को देखकर एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो जाएं, उससे बेहतर है कि आप यहीं पे तवज्जो से सुनिए। सबसे पहले आपको जो यहाँ शीट नज़र आ रही है, ये फ्रंट सीट आपकी शीट है। आपकी आंसर शीट सिलाई शुदा होगी और उसको स्टेपलर वगैरह की पिन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो एक साइड से सिलाई हुई होगी उसको और स्टिचिंग हुई हुई होगी, और आपको किसी भी पेज को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी पेज को फटने देना है। उसमें तकरीबन 11 पेजेस होते हैं और सिंगल शीट्स अगर आप उन्हें गिने तो 11 होंगी और कोई भी एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं दी जाएगी। तो आपको अपनी आंसर शीट्स को वेस्ट नहीं होने देना, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा शीट आपको कोई भी मिलने वाली नहीं है। आपको सबसे ऊपर से हम शुरू करते हैं। जो शीट नंबर नज़र आ रहा है ये आपकी अपनी आंसर शीट का सीरियल नंबर होगा, और आपकी जो अटेंडेंस लगेगी एग्जामिनेशन हॉल में, आपने वहाँ पे यही वाला शीट नंबर लिखना होगा अपने नाम के आगे, ताकि एक रिकॉर्ड रहे कि किस स्टूडेंट को कौन सी शीट जो है वो अवेलेबल थी, और ऐसे शीट गुमने का ख़तरा ना हो। तो आपको ठीक से अपना शीट नंबर जो है वो अपनी अटेंडेंस शीट के ऊपर उतार लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा है जहाँ डेज़, मंथ्स और ईयर्स मेंशन हैं, और आपको यहाँ जितने ब्लॉक्स हैं सब फिल करने हैं। यहाँ पे डेट जो है वो आप डबल डिजिट में डालिएगा। अगर 7 डेट आपको डालनी पड़े तो भी आपने सिर्फ 7 नहीं 07 करके डालनी है, और अगर 17 होगी तो ऑब्वियसली आपने 17 ही करके डालनी है। तो सिंगल डिजिट वाली डेट को भी आपने डबल डिजिट्स में 0 के साथ डालना होगा, ठीक है। मंथ्स जो हैं वो भी आपका अप्रैल में, क्योंकि पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो 04 लिखिएगा आपने किसी खाने को खाली नहीं छोड़ना। और जहाँ पे ईयर्स के आपको 4 खाने नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 2023 2023 आप लिख देंगे। इसके बाद आपको मॉर्निंग और इवनिंग का नज़र आ रहा है एक साइड पे, राइट साइड पे, तो आपने अपनी शिफ्ट के हिसाब से लिखना है। जो पेपर आप मॉर्निंग शिफ्ट में दे रहे हैं वहाँ पे आप मॉर्निंग में सर्कल फिल कर दीजिएगा, और जो इवनिंग में दे रहे हैं आपको इस सर्कल को बाकायदा फिलअप करना है, और बेहतर है कि आप मार्कर यूज़ करें। टिक या सर्कल नहीं लगाना, बल्कि इस बबल को फिल करना है आपको। स्टूडेंट्स, इससे नीचे आपको पेपर कोड नज़र आ रहा है। यहाँ पे पेपर कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। जो आपके MCQs वाले पेपर का कोड नंबर होता है वो आपको, क्योंकि 4 वर्जन पेपर दिया जाता है, 4 बच्चों के पेपर सीरियल वाइज अलग अलग आ रहे होते हैं, तो आपको अपने पेपर का कोड यहाँ पे लिखना है। हर ब्लॉक में 1 नंबर क्लियर लिखिएगा और नीचे उसी हिसाब से बबल शीट फिल कर लीजिएगा। इसके बबल शीट फिल करने का तरीक़ेकार मैं एग्जैक्ट जो बहुत डिटेल के साथ पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा वो चैनल की डिटेल वीडियोस में जाके उस बबल शीट सॉल्व करने की वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत डिटेल से मैंने उसमें गाइड किया है इसका, और वो वीडियो भी आपकी इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज में बहुत इजाफा करेगी, और वो आपके लिए देखनी बहुत ज़रूरी है, आपकी अपनी ही खातिर। तो चलिए फिर अब इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे फ्रंट और बैक शीट सॉल्व करना बता रही हूँ। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। आपको यहाँ पेपर कोड मेंशन करना है, और अगर यहाँ पे पेपर कोड आप फिल करना भूल जाते हैं या आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कौन सा पेपर कोड आपने लिखना है, तो फिर इसका रिज़ल्ट आपको ये भुगतना पड़ेगा कि आपके जो आंसर MCQs वाले हैं वो टोटली गलत भी चेक होने का 100% चांस है, क्योंकि एग्जामिनर फिर अपने हिसाब से यहाँ पे कोई ना कोई पेपर कोड लिख के फिल करके उस हिसाब से आपका पेपर चेक कर लेंगे। और अगर वो क्वेश्चन पेपर आपके हिसाब का ना हुआ तो लाजमी बात है कि आंसर्स भी आपके मैच नहीं करेंगे, और वो 10 या 15 जितने भी नंबर हैं आपके वो ज़ाया होने का ख़तरा है। तो पेपर कोड आपके सही फिलअप होना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके MCQs वाली शीट के ऊपर लिखा होगा, वहाँ से आप देखकर यहाँ फ़ौरन फिल कर लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि MCQs वाली शीट आपसे
तकरीबन 15 मिनट बाद ले ली जाएगी। तो जो भी आपने करना है 10 मिनट के अंदर अंदर इस चीज़ को फिल कर लेना है, इसको बाद के लिए पेंडिंग नहीं रखना इस काम को। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको रोल नंबर नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऑब्वियसली आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, पूरा हर ब्लॉक में अलहदा अलहदा करके क्लियर करके लिखिएगा। कोई इस तरह से लफ्ज़ ना लिखिएगा कि वो लफ्ज़ लिखा हुआ पढ़ा ना जाए, और उसी हिसाब से आपने नीचे बबल्स को फिल कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं, ये आपको लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है, ये दोनों पोर्शंस फिलअप करने बहुत ज़रूरी हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं वहाँ डेट लिख चुका हूँ, यहाँ नहीं लिखना। इस रिकॉर्ड को भी फिलअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे आपको ये कटिंग वाली लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से पूरी शीट आगे से उतार ली जाएगी। आधा रिकॉर्ड अलग रखा जाएगा, आधा रिकॉर्ड अलग रखा जाएगा। दोनों ही जगहों पर आपका रिकॉर्ड कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने जो जो इंफॉर्मेशन मांगी है, उसे आपको डिटेल से फिलअप करना है। तो आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी डेट लिखेंगे, और ये मत सोचिएगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका ये रिकॉर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। दोनों साइड्स पे आपका रिकॉर्ड रहेगा कि किस तारीख को आपका पेपर हुआ था, और आपका अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा तो आप ही का पेपर गुमने का ख़तरा है। तो आपने ख़तरा मोल नहीं लेना, बल्कि जहाँ जहाँ जो इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने मांगी है वो आपने देनी है। तो आप यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड पर भी डेट डालिएगा, और इसके बाद नीचे मैट्रिक और इंटर आपको लिखा नज़र आ रहा है। 9th और 10th के स्टूडेंट जो हैं वो मैट्रिक वाले बबल को फिल करेंगे, और जो FA वाले स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले, वो इंटर वाले खाने को, उस सर्कल को फिल करेंगे। नीचे पार्ट 1 और पार्ट 2 है। अब 9th वाले जो हैं वो पार्ट 1 को फिल करेंगे, और 10th वाले पार्ट 2 को फिल करेंगे। इसी तरह इंटर के अगर आप पेपर दे रहे हैं तो फर्स्ट ईयर वाले पार्ट 1 को फिल करेंगे, और सेकंड ईयर वाले पार्ट 2 को फिल करेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ कि 9th और फर्स्ट ईयर वाले पार्ट 1 को वाले सर्कल को फिल करेंगे, और 10th और सेकंड ईयर वाले पार्ट 2 के सर्कल को फिल करेंगे। उसके बाद उससे नीचे एनुअल और सप्ली लिखा नज़र आ रहा है। अभी तो जो पेपर देंगे आप बोर्ड के एनुअल हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी की सप्ली आ जाती है तो वो दोबारा अगर वो पेपर दे रहा होगा तो सप्ली तब लिखेगा उस सूरत में अगर वो अपने किसी फेल शुदा पेपर का पेपर दे रहा है, वरना आपको एनुअल का सर्कल फिल करना है। उससे नीचे आपको मॉर्निंग और इवनिंग का खाना नज़र आ रहा है। और ये दोबारा मेरी आपको ताकीद है कि ये मत सोचिएगा कि हम अभी राइट साइड पर ऊपर मॉर्निंग इवनिंग फिल कर रहे हैं तो यहाँ हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। बराए मेहरबानी यहाँ पे भी आप फिल कीजिए, क्योंकि इस शीट को आधा उतार कर अलग कर लिया जाएगा, इधर का रिकॉर्ड अलग रखा जाएगा और इधर का रिकॉर्ड शीट के साथ लगा रह जाएगा आपकी आंसर शीट के साथ। तो आपने अपने डेट शीट के हिसाब से जिस शिफ्ट में भी आप पेपर दे रहे हैं आपने मॉर्निंग और इवनिंग का सर्कल फिल कर देना है। नीचे आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। अब आपको यहाँ पे नेम्स और फादर नेम वाला खाना जो नज़र आ रहा है आप इसको फिलअप कीजिए। नाम अपना पूरा क्लियर लिखिएगा और फादर नेम भी अपना पूरा अलग। बेहतर है कि आप जॉइंट राइटिंग में ना लिखें। अगर आपकी जॉइंट राइटिंग साफ़ है, क्लियर सब कुछ पढ़ा जा रहा है तो फिर आप जॉइंट राइटिंग में लिख सकते हैं, वरना आपको कैपिटल लेटर्स में और खुला करके ये सारा खाना जो है वो फिल करना होगा। रोल नंबर जो है इन वर्ड्स आप लिखिएगा। आप इसको इंग्लिश में जैसे 2,33,000 इस तरह से हम लिखते हैं, स्पेलिंग्स में आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आप सिंपली अपना नाम भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई टेढ़े मेढ़े करके बना सवार के अपनी सिग्नेचर करने हैं। आप सिंपली यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं। और उससे नीचे जो आपको सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट का ब्लॉक नज़र आ रहा है तो वो आपके फिल करने की चीज़ नहीं है, वो जो आपकी सुपरिटेंडेंट होंगी वो खुद ही वहाँ पे साइन कर देंगी। इसके बाद अंदर वाले खाने पे आप आइए। ये आपका रिकॉर्ड उर्दू में मांग रहे हैं और यहाँ पे भी आपको पूरा रिकॉर्ड ऐसे फिलअप करना है, कोई खाना खाली नहीं छोड़ना। आपको जहाँ पे नीचे बॉटम पे एक लाइन नज़र आ रही है जिसको मैंने काटा है, ये बोर्ड वालों ने नहीं काटा होगा, ये मैंने काटा है आपको ये बताने के लिए कि इस पोर्शन को आपने फिलअप नहीं करना। ये जो है वो आपके एग्जामिनर के फिल करने वाली चीज़ है, जिसने पेपर चेक करना है वो इसको फिल करेगा। आपने इस पोर्शन को नहीं छेड़ना, बल्कि ये ऊपर वाला पोर्शन आपने लिखना है।
और मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे दस्तखत उम्मीदवार है यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। मज़मून में आप बताएंगे कि आप किस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं। पर्चा पार्ट, इसमें आपने 1 और 2 में से जो भी आप पार्ट 1 के अगर पेपर दे रहे हैं तो आप यहाँ पे पार्ट 1 लिखेंगे। अगर 2 के दे रहे हैं यानी कि आप 10th के दे रहे हैं तो यहाँ पे आप 2 मेंशन करेंगे। ये 9th और 10th के हिसाब से आपने फिल करना है। 9th वाले और फर्स्ट ईयर वाले यहाँ पे 1 लिख देंगे और सेकेंड ईयर वाले और 10th क्लास वाले यहाँ पे 2 लिख देंगे। उससे नीचे आपको रोल नंबर हिंसों में मांगा गया है, यानी मैथ्स की गिनती में आपने यहाँ पे डिजिट्स में क्लियर हर खाने में अलग अलग जो है वो हिंसी गिनती में आपने नंबर लिखने हैं, रोल नंबर। इसके बाद आपको अगले खाने में लफ्ज़ों में रोल नंबर मांगा गया है। लफ्ज़ों में लफ्ज़ी गिनती क्या होती है? अलिफ ये काफ 1, दाल वाव 2, ते ये नून 3। इस गिनती में आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, जैसा 2,45,400 इस तरह की लैंग्वेज में आपको, इस तरह की उर्दू में आपको लफ्ज़ी गिनती में यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। इसके बाद नीचे नाम उम्मीदवार है, यहाँ पे सिंपली आप नाम लिखेंगे। वल्दियत है जो आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। अगले खाने में इम्तिहान मैट्रिक इंटर पार्ट बताना है। आपने यहाँ पे मैट्रिक वाले हैं तो मैट्रिक को टिक लगा के आगे मैट्रिक लिख दें, और अगर आप एफए के हैं तो इंटरमीडिएट को आप टिक लगा दें। और साथ आपने पार्ट 1 और 2 किस तरह से मेंशन करना है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि 9th और फर्स्ट ईयर वाले पार्ट 1 के हैं वो लिखेंगे 1, और 10th क्लास वाले और जो सेकेंड ईयर के हैं स्टूडेंट्स वो पार्ट 2 लिखेंगे। उससे नीचे आपको इम्तिहानी सेंटर का नाम मांगा है। ये आपकी रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होगा। आपका जो भी इम्तिहानी सेंटर है, जिस एरिया में भी बना है, जिस स्कूल में भी बना है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट ये वो खुद ही कर लेंगे, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इस पोर्शन को नहीं छेड़ना आपने। और नीचे तारीख लिखनी है आपने। अब इस चीज़ को आप ध्यान और तवज्जो से देखिए कि यहाँ पे एक सीज़र और कटिंग का निशान बना हुआ है। ये आपने नहीं काटना, ये बोर्ड वाले काटेंगे। उनकी सीक्रेट जो ब्रांच है, सीक्रेसी सेल, वो काट देगा इसको। और वो इसलिए कि इस पोर्शन को अपने रिकॉर्ड में वो अलहदा रखेंगे फाड़ के, और एक नया रोल नंबर आपको दिया जाएगा जो कि पेपर चेकर्स के लिए होगा। आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो छुपाने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि आपको आपके पेपर चेक करने वाले को आपकी पहचान ना हो कि किसका पेपर है। तो आपने इस हिस्से के बैक साइड पर कुछ नहीं लिखना। इस बात को फिर तवज्जो से सुन लीजिए कि ये जो उर्दू वाला पोर्शन है, इसकी बैक साइड पर आपने अपने आंसर्स नहीं लिखने। मैंने खुद पेपर चेक करते हुए बहुत बार ऐसे पेपर्स चेक किए हैं जहां इस पोर्शन के पीछे भी साइड से थोड़ा, क्योंकि ये पोर्शन फटा हुआ चेकर के पास आता है, तो साइड से पता चल जाता है कि यहाँ पे आंसर्स लिखे गए थे और वो आंसर्स फट चुके होते हैं, क्योंकि बोर्ड ने तो इस हिस्से को फाड़ना ही होता है जहाँ कटिंग नज़र आ रही है। और इसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ आपको नीचे लिखी पॉइंट नंबर 7 में भी नज़र आ जाएगी। तो आपने इस कि बैक साइड पे कोई आंसर नहीं लिखना, ताकि आपका लिखा हुआ ज़ाया ना हो। और अगर आप यहाँ लिखेंगे तो वो आंसर ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि इस पोर्शन को काट कर अलहदा कर लिया जाए। तो आपकी इतनी ज़्यादा आपके पास शीट्स हैं, आप वहाँ पे आराम तसल्ली से अपना पेपर लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस पोर्शन की बैक वाली, ऊपर नहीं आप लिखेंगे, कुछ नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। निचली शीट का आधा हिस्सा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से आपको सीज़र का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ से ऊपर आपने कुछ भी नहीं बैक पर लिखना। अब नीचे आपको मज़मून लिखा नज़र आ रहा है, सीज़र से नीचे यहाँ पे आप मज़मून ज़रूर अपना लिखें। सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट का भी पेपर है वो आप यहाँ लिख देंगे। पार्ट 1 और 2 आपने यहाँ पे अपने हिसाब से मेंशन कर देना है। ग्रुप जो है वो भी मेंशन कर देना है। अगर आप मॉर्निंग में हैं तो आप यहाँ पे एम मेंशन कर दें, अगर आप इवनिंग में हैं तो आप यहाँ पे ई लिख दीजिए। उसके बाद आपको
इम्तिहान मैट्रिक, इंटरमीडिएट, सालाना जो भी आप दे रहे हैं, मैट्रिक दे रहे हैं तो मैट्रिक पे टिक लगा दें। एफए का दे रहे हैं या एफएससी दे रहे हैं तो आपने इंटरमीडिएट को आपने टिक लगा देना है। सालाना और ज़िमनी का मतलब है एनुअल या सप्ली वाला पेपर। तो आप क्यों, अगर सप्ली वाला पेपर नहीं दे रहे हैं, एनुअल पेपर दे रहे हैं, तो आपको सालाना को टिक करना है। और अगर बाद में खुदा न खास्ता किसी को सप्ली का पेपर देना पड़े तो वो फिर ज़िमनी वाले को टिक लगाएगा। और यहाँ पे 2023 आपने 3 लगा के उसको पूरा कर देना है, जो भी आपका सन जा रहा है पेपर का। अब मैं नीचे वाले इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ के सुना दूं, क्योंकि उस वक्त पेपर में इतना टाइम नहीं होता, तो आप यहीं से समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि ये आपकी इंफॉर्मेशन जो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि ये क्या लिखा है। तो मैं पढ़ के बताती हूँ। नंबर 1 पॉइंट पे है कि कॉपी का कोई वर्क या इसका कोई हिस्सा फाड़ा ना जाए। अगर कॉपी या इसका कोई हिस्सा फटा हो तो रोल नंबर लिखने से पहले फ़ौरन अपने अमले से तब्दील करवा लें। यानी अपने आप जब आपको कॉपी प्रोवाइड की जाती है आंसर शीट, तो आपने उस वक़्त ही चेक कर लेना है कि इसका कोई हिस्सा पहले से ना फटा हो। आपने तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी कोई भी हिस्सा फाड़ने की, और अगर पहले से कुछ हिस्सा फटा हुआ है तो आप उस आंसर शीट को चेंज करवा लें, कुछ भी लिखने से पहले ही चेंज करवा लें, ठीक है। वो ज़रूरी है, क्योंकि बाद में अगर वो फटा होगा तो उसका इल्ज़ाम आप पर भी आ सकता है और फिर आपको उसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो आपने फटी हुई कॉपी जो है वो पहले ही सारे पेजेस चेक करके आंसर शीट जो है वो अपने अमले से चेंज करवा लेनी है अगर उसमें कोई फॉल्ट होगा। नंबर 2 पॉइंट पे है कि उम्मीदवार अपने सवालिया पर्चे पर रोल नंबर के अलावा कोई भी लफ्ज़ नहीं लिख सकता। नीज़ इम्तिहानी कॉपी पर मुख्तलिफ जगह के अलावा रोल नंबर या शनाख्त का इंदराज या कोई भी निशान लिखना मरना है, वरना यूएमसी बना दिया जाएगा। तो आप अपने पेपर जहाँ पे आपको रोल नंबर या नाम मांगा गया है, बस उसी जगह पर आप नाम और रोल नंबर लिखेंगे। उसके अलावा अंदर सफ़ों पर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये बात बोर्ड के नोटिस में आ जाती है तो फिर आप पर केस भी हो सकता है। यूएमसी का मतलब कोई इस तरह का आप पे चार्ज करके केस कर दिया जाएगा और उसके बाद पाबंदी लगा दी जाएगी आप पर पेपर देने की, तो वो प्रॉब्लम है। कुछ फ़ाइन भी किया जा सकता है रकम का। तो आपने ये गलती नहीं करनी, बल्कि जहाँ पे उन्होंने जो मांगा है बस वहीं लिखना है, उसके अलावा आपने कहीं पर भी कुछ नहीं लिखना। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे है कि वर्क के दोनों तरफ लिखें, कोई सफ़ा या लाइन खाली ना छोड़िए। लेकिन आपने इस फ्रंट वाली शीट जो आपको मैंने बताया कि सीज़र से ऊपर वाले पोर्शन के बैक पे कुछ नहीं लिखना, बाकी आप हर जगह पे आराम से लिख सकते हैं काम। और अगर आपका कोई सफ़ा एंड पे खाली बच जाता है तो आप उसको क्रॉस लगा दीजिएगा, लेकिन आपने उसको खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। और ऐसा ना हो कि 1-2 पेजेस छोड़कर आप फिर आगे सवाल लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा फिर वो एग्ज़ामिनर चेक करने वाला ये भी समझ सकता है कि आपका पेपर पीछे ही ख़त्म हो गया और आगे जवाब मौजूद नहीं है। उसका नुकसान आपको ही होगा। पेज लीव नहीं करना, जहाँ पे खाली पेज वो देखेंगे वहीं पे हो सकता है वो पेपर चेक करना छोड़ दें, तो आपने ये रिस्क नहीं लेना, बल्कि खाली पेज नहीं छोड़ना। तरतीब से हर सफ़े पर आंसर्स लिखने हैं, और अगर कोई आंसर शीट खाली बच जाए तो आप उसको एंड में क्रॉस लगा दीजिएगा। नंबर 4 पर यह ताकीद की गई है कि कमरा इम्तिहान छोड़ने से पहले अपनी जवाबी कॉपी नाजिम मरकज़ के हवाले कर दीजिए, ख्वाह इस पर किसी सवाल का जवाब भी ना लिखा हो। आंसर शीट आप पाबंद हैं वापस जमा करवाने के अपना एग्ज़ामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले। आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी कॉपी अपने एग्ज़ामिनर को हवाले करके जाएं, और अगर आप पेपर नहीं देना चाहते और उसको बिल्कुल खाली आप छोड़ चुके हैं तो उस सूरत में भी आप पाबंद हैं, ज़िम्मेदार हैं उस कॉपी को वापस जमा करवाने के, वरना फिर भी आप पर कोई ना कोई चार्ज लगाकर आपको फ़ाइन किया जा सकता है, किसी भी तरह की पनिशमेंट दी जा सकती है। नंबर 5 पॉइंट पे है कि सिर्फ नीले या काले रंग के कलम का इस्तेमाल करें। इंक रिमूवर के इस्तेमाल की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, वरना यूएमसी बना दिया जाएगा। तो इंक रिमूवर आपने लेकर ही नहीं जाना, वाइटनर भी लेकर नहीं जाना, वरना आप पर केस बन सकता है। और आप नीले या काले ही रंग का पेन इस्तेमाल करें, इसके अलावा आपको कोई कलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इंक रिमूवर कहीं छुपा कर भी नहीं लेके जाना, कि अगर इनकी चेकिंग अव्वल तो दरवाजे पर कर ली जाती है और अंदर ही जाने ही नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप ले जाते हैं छुपा कर तो पेपर चेक करने वाले को पता चल जाता है रिमूवर का। और एमसीक्यूज़ तो बिल्कुल
रिमूव करके लिखी हूँ तो साफ पता चल जाते हैं। तो आपने बबल्स जो हैं वो उस वहाँ भी बिल्कुल रिमूवर यूज़ नहीं करना और अंदर भी यूज़ नहीं करना। बेहतर है कि आप लेकर ही ना जाएं इंक रिमूवर। नंबर 6 पे लिखा है कि हिदायत पर अमल ना करने की सूरत में आपका पर्चा मनसूख हो सकता है, वरना आपको जुर्माने के अलावा आपका रिज़ल्ट भी मुतासिर हो सकता है। ये भी आपको समझ में आ गई होगी कि इन तमाम इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पेपर कैंसिल किया जा सकता है और आपको जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। नंबर 7 पॉइंट पे वही पॉइंट है जो मैं आपको बार बार ताकीद कर रही हूँ कि जवाबी कॉपी के ऊपर वाले हिस्से पर कवाइफ मुकम्मल करें, इसकी पुश्त पर कुछ ना लिखें। देखिए वही बात है जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सीज़र से ऊपर जहाँ पे उर्दू में कवाइफ लिखे हुए आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, उसमें आगे ही फ्रंट पे आपने जो भी फिल करना है उसकी बैक पर अपने आंसर्स लिखने नहीं शुरू कर देने। आप नीचे वाले हिस्से पे लिख सकते हैं, सीज़र से नीचे वाले हिस्से पर आप आंसर्स बैक पर लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले हिस्से की बैक पर आपने कुछ नहीं लिखना, क्योंकि वहाँ से उतनी शीट काट ली जाएगी। अब नीचे मेरे ये जो आपको क्रॉस नज़र आ रहा है येलो कलर का, ये मैंने इसीलिए लगाया है कि आपको पता चल जाए कि आपके फिल करने वाला यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो हासिल करदा नंबर है वो आपका एग्जामिनर खुद ही कर लेगा। सिग्नेचर्स आप लोगों के नहीं, ये सिर्फ चेकर्स के सिग्नेचर्स हैं। आईडी भी उन्हीं की यहाँ पे लिखी जाएगी, आपका यहाँ फिल करने वाला कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं जनाब बिल्कुल लास्ट वाली शीट पे। आपके आंसर शीट्स के बिल्कुल लास्ट पे ये शीट आपको नज़र आएगी। ये भी शीट बाद में उतार ली जाएगी, पेपर आपका चेक करने के बिल्कुल एंड पे उतारी जाती है ये शीट, और ये फिल करनी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके MCQs का पेपर यहीं से चेक होता है और आपके सारे जो मार्क्स का रिकॉर्ड है वो यहीं पे रखा जाता है, इस शीट के ऊपर, बबल शीट के ऊपर। तो आपने सबसे पहले अगर तो आपने मेरी बबल शीट्स फिल करने वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ज़रूर आपको डिटेल से बताया है, वो आप ज़रूर आपको समझ आ जाएगी कि आपने इस शीट को कैसे फिल करना है। आप अपने आंसर्स के हिसाब से यहाँ पे मार्क करेंगे। एक लाइन में एक ही बबल मार्क होना चाहिए। अगर आप गलती से मार्क कर देते हैं तो आप उसको काट कर लिखें या उसको एक लाइन में 2 सर्कल्स फिल कर दें। हर सूरत में वो आपका ख़राब ही तसव्वुर होगा और आपका काट दिया जाएगा, यानी आप एक सर्कल को एक लाइन में एक ही दफ़ा फिल कर सकते हैं। आप उसको अगर नाखून से भी खुरच देते हैं या उसके ऊपर इंक भी फेंक देते हैं वो फिर भी पता चल जाता है, रिमूवर यूज़ हुए का भी पता चल जाता है। ये सब तरह से काट दिया जाता है। सीधे आंसर को एक ही दफ़ा आप फिल करें सोच समझ कर। और ऊपर आपको पेपर कोड लिखा नज़र आ रहा है राइट साइड पे टॉप पर। आपको यहाँ पे पेपर कोड वही लिखना है जो आपने फ्रंट शीट पर लिखा था, और ये मत सोचिएगा कि वहाँ लिख लिया है यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी लिखना ज़रूरी है, उसका रिकॉर्ड अलग रखा जाएगा। यहाँ पे भी लिखना ज़रूरी है, इसका रिकॉर्ड अलहदा होता है। आप यहाँ पे ऊपर कोड भी लिखेंगे और नीचे उस हिसाब से सर्कल्स भी फिल कर देंगे, और आपके कोड के अकॉर्डिंग ही आपके MCQs के बबल्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे, क्योंकि आपके MCQs का पेपर आपके एग्जामिनर को प्रोवाइड नहीं किया जाता। वो आपके पेपर कोड को देखकर ही आपके आंसर्स मैच करते हैं। ठीक है, तो पेपर कोड ठीक लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर है और आपने पेपर कोड नहीं लिखा तो 15 नंबर तो आपके सीधे सीधे ऐसे ही क्रॉस हो सकते हैं, कट सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर कोड ही ठीक नहीं मैच होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कुछ भी फिल नहीं करना। ये जब आपको एग्जामिनर पेपर चेक कर लेगा तो आपके जितने भी मार्क्स होंगे वो खुद ही नीचे लिख देगा, और यहाँ पे नीचे आपको नोट नज़र आ रहा होगा जो अभी मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट के पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तसव्वुर होगा। मुझे यकीन है कि ये आपकी लेक्चर आपको बहुत काम आया होगा, आपके ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी अपनी आंसर शीट्स को लेकर। मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।